कि अगर आप कॉल को बाय करते हैं और पुट को सेल करते हैं तो आपका व्यू सेम है, और अगर आप कॉल को सेल करते हैं और पुट को बाय करते हैं तो भी आपका व्यू सेम है। अब यहां पर ना हम दो तरीके से इन चीजों को समझते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस को दो तरह से ट्रेड किया जाता है। ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय कर सकते हैं और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल भी कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप काम करते हैं। पर अब सवाल ये है कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। समझ पा रहे हो? क्योंकि आप सबके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि हमें करना क्या है और इससे बढ़कर हमें क्यों करना है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सभी कॉन्ट्रैक्ट की तरह दो लोगों के बीच में ट्रेड किया जाता है। मुझे एक बात आप बताइए कि दुनिया में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है, बायर और सेलर। क्या इसके बिना कोई भी ट्रेड या कोई भी चीज एग्जीक्यूट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ठीक उसी तरह से ये जो ऑप्शंस है ना, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर के बीच में ट्रेड किया जाता है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अभी तक इक्विटी के बारे में पढ़ चुके हैं, हम फ्यूचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इक्विटी और फ्यूचर में काम करने का तरीका ना एक जैसा होता है। कैसे? जब भी हम मार्केट के ऊपर बुलिश होते हैं या किसी भी एसेट क्लास के ऊपर बुलिश होते हैं तो हम इक्विटी को भी बाय करते हैं और फ्यूचर को भी बाय करते हैं। जब हम बेरिश व्यू के साथ कभी भी काम करते हैं तो हम इक्विटी को भी सेल करते हैं और फ्यूचर को भी सेल करते हैं। इसी तरह से काम होता है ना। पर देखिए जब हम ऑप्शंस में काम करते हैं ना तो हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये दो तरह से डिजाइन किया जाता है। ये जो ऑप्शन है ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर बना है, कॉलर पुट, और हम अपने व्यू के हिसाब से इसमें काम करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं ऑप्शन, और बेसिक से मैं आपको समझाना शुरू करता हूं कि ऑप्शन होता क्या है। तो देखिए ऑप्शन डेरिवेटिव का वो कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में ट्रेड किया जाता है, और ऑप्शंस को जो बाय करता है यानी ऑप्शन का जो बायर होता है उसको मिलता है राइट। क्या मिलता है? और जो ऑप्शन का सेलर होता है ना इसको मिलता है ऑब्लिगेशन। अब ये राइट और ऑब्लिगेशन को समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल में समझाऊं उससे पहले मैं आपको दो चीजें और बताना चाहता हूं कि जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो स्टॉक्स पर और इंडेक्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लेते हैं एक स्टॉक का नाम है आईटीसी। अभी आईटीसी का भाव मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर चल रहा है 400 रुपए। अब ये आईटीसी में दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं कि आईटीसी का प्राइस 410 रुपए चला जाए या आईटीसी का प्राइस 390 चला जाए। ये दो कंडीशन हो सकती है। अब ये जो दो कंडीशन है ना ये हम ऑप्शंस के द्वारा ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो हम ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करेंगे यहां पे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये जो आईटीसी का कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑप्शन के थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने बाय किया ना तो आप क्या बाय कर रहे हैं? आईटीसी के शेयर का राइट। और अगर आईटीसी के शेयर मैंने एज अ बायर खरीदने हैं तो आपके ऊपर मुझे आईटीसी के शेयर देने की जिम्मेदारी है, यानी लाइबिलिटी है, यानी ऑब्लिगेशन है। तो राइट और ऑब्लिगेशन समझ में आ रहा है? मैंने जब ये आईटीसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में बाय किया तो मेरे पास क्या आ गया? राइट टू बाय। और आपके पास क्या हो गया? आपके पास उस ऑब्लिगेशन आ गई उस राइट को फुलफिल करने की। तो राइट और ऑब्लिगेशन को इस तरह से समझिएगा। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैं आईटीसी का शेयर बाय नहीं करता और आईटीसी का सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पर मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाता है। तो ये जो 10 रुपए का मेरा फायदा हुआ है, नुकसान किसका हुआ है? सेलर का। तो ये जो फायदा मुझे मिलेगा ये कौन देगा? सेलर देगा ना। तो ये ऑब्लिगेशन भी किसके सर पे है? सेलर के सर पे। भाई अगर मुझे मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है तो सेलर देगा ना पैसा।
अब ये ऑब्लिगेशन तो सेलर के सर पे होगी ना, तो राइट और ऑब्लिगेशन समझ में आ रहा है? परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब देखो, ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं आपको समझा रहा था, ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं पुट ऑप्शन। अब क्योंकि ये जो ऑप्शन होते हैं दो तरीके के होते हैं, पहले होते हैं अमेरिकन और दूसरे होते हैं यूरोपियन। अब अमेरिकन ऑप्शन वो होते हैं जो फाइनल सेटलमेंट के लिए कभी भी अवेलेबल होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड आपने खरीदा और अपनी मर्जी से कभी भी बेचा, तो वो हो गया अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन एक स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं जो फाइनल सेटलमेंट के लिए आपके या मेरी जरूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि स्टैंडर्ड रूप से सेटल किए जाते हैं। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में एक स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है और उससे पहले फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है, तो ठीक उसी तरह से जिसके भी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऑप्शंस को हम यूरोपियन ऑप्शंस बोलते हैं। अब इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो पुट को क्या बोलते हैं? PE, और कॉल को क्या बोलते हैं? CE। परफेक्ट। ऐसा समझो ना, मान लो मार्च की एक्सपायरी है 24 मार्च की, ठीक है, तो तुम ये बोलते हो कि मेरे लिए ना इस एक्सपायरी को चेंज करके 18 तारीख कर दो, तो क्या एक्सचेंज करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। PM मोदी बोलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, चेंज नहीं होते जो। परफेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी मार्केट और फ्यूचर्स में हम एक तरीके से काम करते हैं, बट ऑप्शंस में हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो, मार्केट में दो तरह के व्यू होते हैं ना, पहला बुलिश और दूसरा बेरिश। अब बुलिश व्यू में आप बाय करते हो, बेरिश व्यू में आप सेल करते हो। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे फिर से मैं दोबारा से आपको यही बात बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में ट्रेड किया जाता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अगर कॉल ऑप्शंस को आप ट्रेड कर रहे हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, पहला कॉल को बाय करके और दूसरा कॉल को सेल करके। अब कॉल को बाय कौन करता है और कॉल को सेल कौन करता है, ये हम व्यू से डिसाइड करते हैं। देखो, अगर मेरा व्यू बुलिश है ना, अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं क्या बाय करूंगा? कॉल को बाय करूंगा। यानी मैं बाय कब करूंगा कॉल को? जब मेरा व्यू क्या होगा। और अगर मेरा व्यू है बेरिश तो मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। तो अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूं तो मेरा व्यू क्या है? बेरिश, ठीक है, बिल्कुल। अभी उस पे आते हैं, अभी बताता हूं। अब आप अगर पुट में काम करते हैं और पुट को बाय करते हैं तो आपका व्यू क्या होगा? बेरिश। और अगर आप पुट को सेल कर देते हैं तो आपका व्यू क्या होगा? बुलिश। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि अगर आप कॉल को बाय करते हैं और पुट को सेल करते हैं तो आपका व्यू सेम है, और अगर आप कॉल को सेल करते हैं और पुट को बाय करते हैं तो भी आपका व्यू सेम है। अब यहां पर ना हम दो तरीके से इन चीजों को समझते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस को दो तरह से ट्रेड किया जाता है। ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय कर सकते हैं और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल भी कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप काम करते हैं। पर अब सवाल ये है कि मुझे बाय करना है या सेल करना है? समझ पा रहे हो? क्योंकि आप सबके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि हमें करना क्या है और इससे बढ़कर हमें क्यों करना है ना? अब इस चीज का जवाब मैं आपको देता हूं। अब ऑप्शंस में जैसा हमने अभी तक पढ़ा, ये जो बायर है ना ऑप्शन का और ये जो सेलर है ऑप्शन का, इसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि कब हमें क्या करना चाहिए। अब अगर ना आप
बाय करते हो ऑप्शन को। तो मजे की बात यह है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कि 100 रुपए से भी आप बाय कर सकते हो। ऑप्शन को बाय करना इतना सरल है कि 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी आप बाय कर सकते हो। पर अगर आप सेलर बनते हो ना, तो मजे की बात यह है कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख रुपए होती है। अब इस चीज का जवाब मिल रहा है कि सेलर कौन है? वो है जिसके पास पैसा है। आप चाहकर भी 100 रुपए से सेल नहीं कर सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि कौन बायर है, कौन सेलर है? तो इसका जवाब मैंने आपको दिया, सेलर वो है जिसके पास बड़ा पैसा है, बायर वो है जिसके पास छोटा पैसा है। अब एक और चीज, ये जो बायर है ना, ये क्यों बाय कर रहा है 100 रुपए लगा के, पता है? क्योंकि इसको ये बताया जाता है कि ये 100 रुपए 10,000 बन सकते हैं, और वास्तव में बनते भी हैं। देखो, जब तक तुम्हें किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, जब तक कि तुम्हारे सामने 2-4 एग्जाम्पल सेट ना कर दिए जाए, तो किसी ना किसी ने तो तुक्के से समझ लो, किसी लक से समझ लो, भाग्य से समझ लो, 100 रुपए का 1000, 10,000, 15,000 किया होगा, तभी तो ये स्टोरीज बनी है मार्केट में। तभी तो लोगों को टेम्पटेशन आता है कि भाई 100 रुपए का 10,000 भी होता है और हो सकता है। तो तुम्हारा दिमाग हमेशा क्या बोलता है? छोटा पैसा लगाओ, बड़ा पैसा कमाओ। और आज के समय में 10-20 हजार रुपए सबके पास होते हैं। तो जब सबके पास होते हैं तो सब क्या करते हैं? 100 रुपए के लॉट खरीदते हैं, बहुत सारे। साइकोलॉजिकली उन्हें लगता है कि हमारे पास 10,000 क्वांटिटी हो गई है, अब हम बड़ा पैसा बना लेंगे। ऐसा ही समझते हो ना? पर यहां पर जो सेलर है ना, वो बड़ा स्मार्ट है। उसको पता है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए वो लिमिटेड प्रॉफिट के लिए यहां पर काम करता है। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए हो सकती है, पर जो प्रॉफिट है ना यहां पर, वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अब अनलिमिटेड प्रॉफिट क्या करता है? तुमको टेम्पटेशन देता है कि चलो काम करो, 100 रुपए का 10,000 बनेगा। और यहां पर लाख रुपए से कितना पैसा कमाओगे? बड़ा लिमिटेड सा अमाउंट होगा। तो यहां पर जो प्रॉफिट है आपका क्या है? लिमिटेड है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भाई आप 100 रुपए के साथ काम करना चाहोगे या 1 लाख से काम करना चाहोगे? तो आप बोलोगे सर ये तो कंडीशनल है, अगर हमारे पास पैसा होगा ही नहीं तो मजबूरी है वो करना। पर क्योंकि ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट का पैरामीटर है ना, ये आपको टेम्पटेशन देगा और हमेशा आप कोशिश करोगे कि हम 100, 200, 500 रुपए लगा के काम करेंगे। अब इसके साथ साथ एक और चीज समझ लो कि आपका जो लॉस है ना, वो लिमिटेड है। अब आपको जब ये समझ में आ गया कि मेरा लॉस भी लिमिटेड है, जाने के लिए 100 रुपए ही है, तो आप बोलते हो ये तो कैलकुलेटिव रिस्क है, मैं जरूर लूंगा। तो ये आपको और मोटिवेट कर रहा है और मोटिवेशन दे रहा है ये। जबकि यहां पर जो आपका लॉस है ना, वो अनलिमिटेड है। अब ये जो अनलिमिटेड लॉस है आपका, ये आपको डिमोरल करेगा कि अगर मेरा लॉस हो गया तो अनलिमिटेड हो जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करूंगा। अभी ये दो चीजें हैं, किसके फेवर में जा रही हैं? बायर के फेवर में जा रही हैं। तो एज अ बायर आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो कि मुझे बाय ही करना चाहिए। और एज अ सेलर एक तो बड़ा पैसा चाहिए, ऊपर से कमाने के लिए लिमिटेड है, तो आपको थोड़ा डीमोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, ये काम अगर हमारे पास होगा भी तब भी 2-4 हजार रुपए कमाने थोड़ी आए हैं मार्केट में। ये आपका दिमाग ऐसे सिग्नल देगा आपको। पर अब मैं एक लास्ट स्टेटमेंट जो लिखूंगा ना यहाँ पे, उससे आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और वो ये कि ऑप्शन बायर की ना जो विनिंग पॉसिबिलिटी है ना, वो कितनी है? वो कितनी है पता है? 10%। और मैं लिख रहा हूं 10% है मेरे लिए 1%। और इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी है? बोलो क्या करोगे? आ रहा समझ में? क्या करोगे? यही करना समझदारी है ना? तो स्मार्ट मनी क्या करती है? यही करती है। स्मार्ट मनी बाय नहीं करती, क्योंकि उसको पता है बाय में ज्यादा पैसा जाएगा। अब क्यों जाएगा? थोड़ी देर में समझ में आएगा ये, ठीक है? चलो अब यहां तक समझ में आया सबको? बायर सेलर कौन है ये भी समझा दिया ना मैंने? परफेक्ट।